बम कांड था उसकी रचनाकार कौन थे? मास्टर अमीर चंद और मास्टर अवध बिहारी। इन दोनों को टारगेट किया जाता है। किसके लिए? क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली बम कांड की सारी रचना रखी थी, इसीलिए मास्टर अमीर चंद और मास्टर अवध बिहारी को क्या दे दी जाती? फांसी, दिल्ली षड्यंत्र के लिए। तो ये था दिल्ली तक। अब बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में क्रांतिकारियों के दल का नेतृत्व वहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा किया गया और यह क्रांतिकारी इतने खतरनाक थे क्योंकि अपने पास हमेशा आस्था रखते थे, उनके धार्मिक आधार है उनके धर्म का, तो उनसे ब्रिटिशर्स बहुत अगेंस्ट रहे। उसके बाद बात कहाँ करते हैं? लाहौर की। लाहौर षड्यंत्र क्या है? 1915 में सरकार विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये खबर ब्रिटिशर्स को पता चल जाती और ब्रिटिशर्स अगेंस्ट चले जाते हैं किसके? इनको सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लाहौर षड्यंत्र क्या था? सरकार का विरोध करने के लिए कुछ लोग योजना बना रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स को मारा जाए, काटा जाए। इसीलिए पृथ्वी सिंह, परमानंद और करतार सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है ताकि ये ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश विरोधी गतिविधियाँ ना कर पाएँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर षड्यंत्र किससे संबंधित था? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश के अगेंस्ट बनाई जा रही योजनाओं जिनका पता चल जाता है ब्रिटिशर्स को, तो वो इन लोगों को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये बात थी 1915 तक की जो हमने आप तक पहुँचाई, यानी कुल मिला के 1897 से लेकर 1915 तक हमने आप तक पहुंचा दिया। अब इसके बाद की जो घटना है वो क्रमिक रूप से क्रांतिकारी आंदोलनों में हम लेकर आते रहेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक था। ध्यान रखिएगा, मैप को ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गठन है, ये बंगाल में, ये दिल्ली में और लाहौर ऊपर होगा। तो कुल मिला के ये हमने क्रांतिकारी संगठनों के बारे में अध्ययन किया। कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करिएगा। शेयर करने को नहीं कह रहा हूँ, जोड़ने को कह रहा हूँ, ताकि उन लोगों को जोड़ लें जिनको बोर्ड का फैक्ट से वनडे हो जाए, मेरे बोलने से आपका मेंस हो जाए और समझाने से आप इंटरव्यू पास हो जाएं और आपके आगे कोई पदनाम लिख जाए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे बिंदुओं के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हमारा टॉपिक उसी घटना से शुरू होता है जहाँ पे हमने कल घटनाएं छोड़ी थी। हमने चौरी चौरा तक आपको ले जाकर छोड़ा था और देखा था कि चौरी चौरा की घटना आपको हो सकता है कि लगे अटेंडम हुई ये घटना है या तात्कालिक घटना है, जबकि हकीकत ये है कि ये एक तात्कालिक घटना नहीं थी। ये एक आक्रोश था जो बहुत पहले से लोगों के दिल में बसा था। ये आक्रोश था प्रशासनिक विसंगतियों का, ये आक्रोश था समाज में उत्पीड़न का, ये आक्रोश था ब्रिटिशर्स के प्रति भारत में उपजे असंतोष की भावनाओं का। तो इन सारी चीज़ों को उबार तुरंत नहीं हुआ, धीरे धीरे 1857 के विद्रोह में क्या था? ये तो था ना, घटनाओं का प्रक्रम एक हमने कलेक्ट किया था और उसका परिणाम था 1857 का विद्रोह। आपने देखा, एक चीज़ और देखी क्या कि जो घटनाएं 1857 का बेस बन रही थी, चौरी चौरा का बेस भी वही बनी, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी वही आधार बनी। ये सारी की सारी घटनाएं एक इंडिकेशन कर रही थी लोगों के अंदर विद्रोह था लेकिन उसको प्रकट नहीं कर पा रहे, और ये प्रगटीकरण का अवसर मिल गया था चौरी चौरा के रूप में। तो आज हम वो घटनाएं लेकर आएंगे कि ये जितनी भी घटनाएं हैं ये तात्कालिक हुई घटनाएं। हो सकता है आपको छद्म रूप में लग रही हो कि तात्कालिक घटना है, उसके पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया चल रही थी। क्या? क्रांतिकारियों के ऐसे समूह जो भूमिगत होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे, कुछ लोग फेस टू फेस लड़ रहे थे और कुछ लोग पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन युद्ध जारी रखे थे। उन्हीं युद्धों का परिणाम था ये सारी घटनाएं जो समय समय पर होती गई और ब्रिटिशर्स को रियलाइज कराती गई कि अब धीरे धीरे आपको सचेत होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब जाने को तैयार हो जाएं, इंडियन सब जाग रहे हैं। चाहे 1883 हो, 1893 हो, विवेकानंद के द्वारा जो एक शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ उसका परिणति हो, सब चीज़ें क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करती हैं कि भारत में एक जागरूकता आई, चाहे वो राजा राम मोहन राय से शुरू करिए और राजा सुभाष चंद्र बोस तक, गांधी जी तक। एक सामाजिक जन जागरूकता का प्रयास चल रहा था, लोगों के अंदर एक भावना भरी जा रही थी देशभक्ति की,
और उसी देशभक्ति की भावना को जगाने का काम कर रहे थे क्रांतिकारी। तो आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी समूहों की, क्रांतिकारी घटनाक्रमों की, क्रांतिकारी वार्तालापों जो परीक्षा के प्रश्न में बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब आते हैं तो आपका जवाब नहीं होते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता। आप रट के तभी हिस्ट्री तैयार नहीं कर सकते। और मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री को मैं आपको मास्टर बना दूंगा। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत विभाजन, 1908 में मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा जितनी घटना में किंग्सफोर्ड पर हमला, 1909 मार्ले मिंटो, 1910 भारत में अलीपुर केस, 1911 जास पंचम का आना, 12 में राजधानी का बनना और 3 साल तक गैप होना, तब 1916 में गरम दल नरम दल का एक होना, 1917 में रूलेट एक्ट का आना, 1918 में बिल बनना, मार्च 1919 में लागू होना, 1920 में असहयोग आंदोलन का आना, जलियांवाला बाग का 13 मार्च 1919 को होना। ये सारी घटनाएं क्या इंडिकेशन कर रही थी? तात्कालिक हुई घटनाएं क्या सारी ना भाई, उनके पीछे एक सोची समझी राजनीति काम कर रही थी, जो थी क्रांतिकारियों की देशभक्ति की भावना, जिसके लिए हजारों की संख्या में सूली पर चढ़े और चढ़ाए गए। याद करिए कर्नल का स्टेटमेंट, कोई गली नहीं बची जहां मैंने किसी क्रांतिकारी को गोली न मारी हो, और बनारस का कोई पेड़ नहीं बचा जहां मैंने एक आधे को टांगा ना हो। ये किसको टांगा होगा? गांव के किसान को? नहीं भाई, वो उसी को टांगे होंगे जो उनके अगेंस्ट बात कर रहा होगा। तो आज हम उसी सारी कहानियों को लेकर आए हैं आपके लिए कि कौन कौन था जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स काम कर रहा था। तो वो सारी घटनाएं आज हम प्रक्रम से पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर, क्रांतिकारियों का जो क्रांति है मोस्टली बंगाल से ही क्यों प्रारंभ हुई? तो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए थे तब भारत की दशा बड़ी अजीब थी। भारत में मराठों का उदय चल रहा था, मराठों से ब्रिटिशर्स से 36 के आंकड़े हुए थे, राजपूतों के बारे में ब्रिटिशर्स जानते थे, तो उनसे वो विरोध नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मजबूरी में पश्चिम की बजाय पूरब भागना सही समझा और उनके लिए पूरब मुनासिब भी रहा। तो वहीं पर जहाँ पर दमन होगा वहीं न क्रांति होगी। तो कोलकाता में दमन हुआ, ऐसे कोलकाता से क्रांति हुई, लेकिन आए तो थे पश्चिमी तट पर ही ना। यही कारण है कि आज हम अपनी घटनाक्रम कहाँ से लेके चलेंगे, महाराष्ट्र से, उसके बाद फिर बंगाल पे, फिर उसके बाद दिल्ली पे, फिर पंजाब पे और लास्ट में लाहौर पे। तो आज हमारा पूरा प्रक्रम देखने, लेकिन हम क्रांतिकारी आंदोलनों के 2 प्रक्रम पढ़ेंगे। पहले फेज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1893-97 से लेकर 1915 तक और 1915 से लेकर 1947 तक का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ टॉपिक होगा 1897 से लेकर 1915 तक, या 1905 से लेकर 1915 तक, कुछ कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो हमें बड़ा मज़ा आने वाली है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी। सबसे पहले 22 जून 1897 और 99 में लाड़ कर जनाने वाला है, ध्यान रखिएगा। 22 जून 1897 को रैंड व आर्म्स की हत्या कर देते हैं चापेकर बंधु। और ये हत्या क्यों करते हैं? इनके द्वारा लागू की गई आर्थिक दोहन की नीतियों से लोग इतना चिढ़ गए थे कि रैंड और आर्महर्स्ट की क्या कर दी गई, हत्या कर दी। दामोदर और बालकृष्ण 2 सगे भाई थे जिन्होंने इनको रैंड और आर्महर्स्ट की हत्या कर दी थी। मीटिंग के दौरान एक सभा हो रही थी, उसमें इनकी हत्या कर दी गई। हत्या होने के एवज में चापेकर बंधुओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और जब इनको फांसी दी गई तो भारत में क्रांति की संभावना थी, लेकिन उस समय भारत में कोई एक मुखर प्रतिनिधित्व करने वाला था। भले कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस अभी पल पोस रही थी, फली फूली नहीं थी। तो चापेकर बंधुओं को फांसी की सज़ा दे दी जाती। तिलक जी बौखला जाते हैं और तिलक जी लिखते हैं, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तिलक जी की 2 पत्रिकाओं पेपर्स का नाम। वो लिखते हैं अपने पत्र में कि जिस प्रकार अफजल खां की हत्या, जल्दी जवाब दीजिए, अफजल खां की हत्या कौन करता है? शिवाजी। बगन कैसे याद करिए। ठीक वही काम चापेकर बंधुओं ने किया। ठीक हुआ कि हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने रैंड और आर्म्स की। हाँ सुनिएगा, इससे ब्रिटिशर्स को लगा कि प्रशासनिक मामलों में, या यूँ कहें कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कमेंट था या देशद्रोह था उनके अगेंस्ट, किसके? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट।
तो उन्होंने 1.5 वर्ष की सज़ा दे दी किसको, तिलक जी को, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने चापेकर बंधुओं के सपोर्ट में कुछ लिख दिया या उनके सपोर्ट में कुछ बोल दिया। आई समझ में? तिलक जी ऐसे इतने महान नहीं हो गए थे, उसके लिए उन्होंने त्याग किया था। गांधी जी ऐसे गांधी नहीं, 6-6 बार जेल गए, 8-8 बार जेल गए। हाँ यस, चापेकर बंधुओं की हत्या के बाद भारत में एक नई क्रांति का सृजन होता है, नए एक उत्साह होता है कि अब हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है। अब अगली घटना देखिए, पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र में वीडी सावरकर, ये वीडी सावरकर साहब क्रांतिकारी के रूप में उभर रहे थे ब्रिटिशर्स के सामने, और ये चीज़ खल रही थी ब्रिटिशर्स को, और खलने के कारण वो हमेशा उनको प्रयास करते थे कि इनको कैसे भी करके रोका जाए। तो उन्होंने मित्र मेला व अभिनव भारत, नोट करेंगे, मित्र मेला व अभिनव भारत, जिसका वास्तविक नाम था अभिनव भारत समाज, ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत समाज नाम था, जिसका नाम बदलकर अभिनव भारत किया गया। मित्र मेला और अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। कब? 1899, यानी जिस साल करजन भारत आया उसी साल वीडी सावरकर ने मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना भारत में नासिक में करी थी। इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इतना लिखा कि वीडी सावरकर को काला पानी की सज़ा दे दी गई। और आपको जान के हैरानी होगी कि काला पानी में भी बंदा रुका नहीं, वहाँ से भाग निकला। यस, तो इस प्रकार काला पानी इनको दी गई नासिक षड्यंत्र के कारण कि इन्होंने रचना रची है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ध्यान सुनिएगा। अब हुआ क्या कि जब इनको काला पानी की सज़ा दी गई तो अभिनव भारत और मित्र मेला के जितने भी मेंबर्स थे वे अगेंस्ट हो गए किसके? ब्रिटिशर्स के। और उन्होंने षड्यंत्र रचा कि हमें ब्रिटिशर्स को मानना है। इसी षड्यंत्र का नाम दिया, क्योंकि घटना कहाँ की थी? नासिक की, इसीलिए इस घटना का नाम दिया गया नासिक षड्यंत्र। तो करीब 8 वर्ष का समय बाद एक नासिक षड्यंत्र केस होता है 1909 में। 1909 में होता क्या है कि जिस डीएम ने काला पानी की सज़ा सावरकर साहब को दी थी, उसी डीएम की हत्या अनंत कन्हेरे नामक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, यहाँ लिखने में मिस है, कोई बात नहीं, अनंत कन्हेरे पेपर में आ चुका, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, इस व्यक्ति ने जैक्सन की हत्या कर दी। ध्यान सुनिएगा, किस लिए? क्योंकि आपने वीडी सावरकर को काला पानी की सज़ा दी थी और ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। कुछ ही समय बाद, लगभग 10 वर्ष बाद 1909 में जैक्सन की हत्या कर दी जाती। ध्यान रखिएगा। 1899 इसकी स्थापना हुई थी और 1908 के आसपास इनको सज़ा होती, और 1909 में ही जैक्सन की हत्या कर देते हैं अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। 19 अप्रैल 1911 को, यह लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष बाद, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, गोपाल जी कार्वे, विनायक देश पांडे आदि को फांसी दे दी जाती। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो केवल नाम होना चाहिए अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का, इतने लोगों को फांसी की सज़ा क्यों दी गई? ध्यान रखिएगा, आज के भी समय पुलिस को जब कोई सही सबूत नहीं मिलता तो जिसको पाती उठा के रख के अंदर कर देती, एक शक के आधार पर। तो जितने भी उस समय इनके अगेंस्ट लोग हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन सबको टारगेट कर लेते थे और किसी एक मुकदमे में रखकर वो अंदर कर देते थे। तो उनको बढ़िया मौका मिला। गोपाल जी कर्वे, जिन्हें जी कर्वे कहा जाता है, विनायक देश पांडे और कन्हेरे, इन सबको फांसी की सज़ा दे दी जाती। सुनिएगा, ये गोपाल जी जिन डी कर्वे एक हैं, तो उनके पिताजी हैं गोपाल जी कर्वे। ये इसलिए फेमस है कि ब्रिटिशर्स को समाप्त करने के लिए जो भी फाइनेंशियल पावर होती थी, किसके लिए? अभिनव भारत के लिए और मित्र मेला के लिए। वो फाइनेंशियल पावर कौन थे? यही गोपाल जी कर्वे थे। तो ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि अगर फाइनेंशियल ताकत किसी की तोड़ दी जाए तो अपने आप दल टूट जाएगा या अपने आप समिति टूट जाएगी। तो डी कर्वे साहब को फांसी दे दी, कन्हेरे साहब को फांसी दे दी, विनायक देश पांडे को फांसी दे दी। कब? 1911 में। क्योंकि काला पानी से वीडी सावरकर साहब भाग गए थे, आपको अच्छे से पता होगा, बहुत यातनाएं दी गई वीडी सावरकर साहब को, तो वहाँ से निकल गए और कहाँ पहुँचे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और नासिक षड्यंत्र में फिर उनको फंसा दिया जाता, जबकि उनका लेना देना कुछ नहीं था। नासिक षड्यंत्र में उन्हें फंसाया जाता है और ब्रिटेन से लेकर चलते हैं तो बगल में एक देश पड़ता है फ्रांस। फ्रांस के मार्सेलस एक जगह है, वहाँ पर मार्सेलस, वहाँ पर जब जहाज़ पहुँचता है तो वीडी सावरकर ने अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब मुझे एहसास हो गया कि भारत अगर पहुँचूँगा
तो ये मुझे परेशान करेंगे और हो सकता है मुझे जेल भेज दे और मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं हिस्सा ले पाऊँगा। तो इस व्यक्ति ने छलांग लगा दी समुद्र में और फिर उनको पकड़ नहीं पाए, बंदा फिर वहाँ से भाग गया। वीडी सावरकर जब वहाँ से भाग निकलते हैं तो पहुँच जाते हैं कहाँ, जर्मनी में, जहाँ उन्हें संरक्षण मिलता है किसका, आगे देखते हैं। इस प्रकार जब वीडी सावरकर फ्रांस से जहाज़ से भागते हैं और रास्ते में कूद कर भाग जाते हैं, वो पकड़े नहीं जा सकते। तो ये गतिविधियाँ कहाँ चल रही थी, नासिक के आसपास या महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। समझ में आ गया ना। तो अभी तक बात हमने केवल की कहाँ की, मुंबई के आसपास व्यापार मंडल काम कर रहा था 1897 में, जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ी संस्था थी। अभिनव भारत, जिसका अभिनव भारत समाज नाम था, नाम बदलकर अभिनव भारत किया गया। और नासिक षड्यंत्र, जिस पर ये पूरी कहानी हमने आप तक पहुंचाई। यहाँ तक तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो अब पूरी कहानी को रिपीट कर लीजिए एक बार में कि 22 जून 1897 को रैंड और आर्म्स की हत्या कर दी जाती है। आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कर, टैक्स बहुत ज़्यादा परेशान करने के कारण। कौन करता है, चापेकर बंधु करते हैं, दामोदर चापेकर और उनके भाई का नाम था बालकृष्ण चापेकर। तो इन भाइयों ने दोनों ने हत्या कर दी रैंड और आर्मस्ट की। हत्या करने के बाद उन्होंने एक चीज़ देखी कि इनकी फांसी के बाद देश में एक आक्रोश का माहौल आया। वीडी सावरकर साहब ने उस मौके का फ़ायदा उठाया, मित्र मेला और अभिनव भारत जैसी संस्थाएं स्थापित करें और जिनका उद्देश्य था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करना। और उन्होंने एक रचना रची कि जिस वीडी सावरकर साहब रचना रच रहे हैं, किस लिए कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसलिए उनको काला पानी की सज़ा दी जाती है और उस काले पानी की सज़ा में रुकते नहीं, भाग खड़े होते हैं। उसके बाद एक षड्यंत्र रचा जाता है जिसे नासिक, क्योंकि घटना नासिक की थी, कि जो जैक्सन डीएम था तत्कालीन महाराष्ट्र के क्षेत्र का, नासिक का, उसकी हत्या कर देते हैं कौन, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। और हत्या करने के बाद उनको फांसी होती है और उसके बाद उन्हीं की फांसी नहीं होती बल्कि कन्हेरे, गोपाल जी कार्वे, बिनाक देश पांडे को भी फांसी दी जाती है। वीडी सावरकर साहब जो इस समय ब्रिटेन में थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाया जाता है जहाज़ से, जहाँ से रास्ते में कूद कर भाग जाते हैं और गतिविधियों में फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम आपको समझा चुके हैं और ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ज़रा आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया हो। ज़रा हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज़ PDF आपको उपलब्ध मिलेगी। अब ज़रा देखिए बात कहाँ की करने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं हम बंगाल की। ठीक, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, स्थान है कलकत्ता। यस। अब ज़रा देखिए, अब आगे की घटनाक्रम क्या होती ज़रा देखिएगा। पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी संगठनों का एक झुंड तैयार हो रहा था। और आप जानते हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ झुंड होगा ही होगा। और इस समय शिक्षा का सबसे बड़ा गढ़ अगर कहीं है तो आपको अच्छे से पता है कि वो फर्ग्यूसन कॉलेज हो, चाहे कलकत्ता स्वयं डिग्री कॉलेज हो, ये सारे संस्थान इस समय शिक्षा के बहुत बड़े संस्थान बन चुके हैं। ठीक, अब बात होती क्या है कि बंगाल में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ध्यान से सुनेंगे, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों को बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का काम दिया जाता है। और ये दोनों लोग गतिविधियां फैलाने के लिए युगांतर पत्र का सहारा लेते हैं। ये इन्हीं का पत्र था और इस युगांतर पत्र में ये ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारा लिखना शुरू करते हैं और लिखने के चक्कर में ये हमेशा टारगेट में रहते हैं ब्रिटिशर्स के कि इनको कैसे अरेस्ट किया जाए। ध्यान सुनिएगा, होता क्या है कि कैसे लोगों की जगह इकट्ठा किया जाए ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई काम किया जा सके। एक तरीका इन्होंने अपनाया कि नवयुवक इकट्ठा करो और नवयुवकों को कुश्ती लाओ, जिम पे ले जाओ और जिम खोलो जगह जगह पर। उससे क्या होगा, नवयुवकों को वैसे भी जिम करने का, बॉडी वॉडी बनाने का बड़ा शौक़ होता है, तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ हम अपनी बात रखेंगे देशभक्ति का। और नवयुवकों से ही परिवर्तन हुए हैं, न बूढ़ों से परिवर्तन हुए, न बच्चों से। तो नवयुवकों के अंदर एक भावना भरी जाए और ये भावना भरने का काम कर रहा था अनुशीलन समिति। वास्तव में एक जिम के रूप में खोली गई थी और आपको हैरानी होगी, बंगाल में ही कम से कम 500 शाखाएँ खोली गई। 500 जिम कोई खोलता क्या यार, वो सिर्फ उद्देश्य ये था कि कैसे देशभक्ति उनके अंदर भावना पैदा करी जाए। तो उन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी 1907 में और इसके संस्थापक थे वारिंद्र घोष, ये अरविंद घोष के भाई हैं, और भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई, छोटे भाई।
तो ये विवेकानंद के और ये अरविंद घोष के भाई हैं, तो स्वाभाविक है इनके अंदर भी जज्बा होगा। और ये कहाँ पर शुरू की गई? कोलकाता में। ध्यान सुनिएगा। अब हुआ क्या, अनुशीलन समिति में प्रमथनाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस ये अन्य सदस्य के रूप में थे। और इनका टैग लाइन क्या थी? खून के बदले खून, यदि आप मारोगे तो हम मारेंगे। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के सही शब्दों में कहा जाए तो उनके लिए एक आधार का काम करेंगे अनुशीलन समिति। तो इनका बहुत बार पूछा गया अनुशीलन समिति का लोगो क्या था, तो खून के बदले खून। तो ये कहानी थी बंगाल में प्रारंभ की। अब होता क्या है, मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है, वो कहानी क्या ज़रा देखिएगा। होता क्या है कि वहाँ पर किंग्सफोर्ड वायसराय या प्रशासक के रूप में काम कर रहा होता है, और किंग्सफोर्ड जनता के ऊपर अनैतिक रूप से दबाव बनाता है विभिन्न प्रकार से। जैसे सूत नहीं काटने देंगे, सूत माने गांव में हथकरघा नहीं चलाएंगे, और आप जानते हैं क्यों चल रहा होगा हथकरघा। हम आपको खेती करने के लिए बाध्य करेंगे कि आप ये खेती करें। मैं स्कूल में आके बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने की प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने योजना बनाई कि इसको ख़त्म ही कर देना डायरेक्ट। ध्यान से सुनिएगा। अनुशीलन समिति अपना काम कर रही है। दूसरा 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या इसलिए करनी थी क्योंकि वो अनैतिक कार्यों में लिप्त था। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने उनके ऊपर बम फेंका, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, जिस बग्घी में रोज़ किंग्सफोर्ड जाया करता था, उसी दिन कैनेडी और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जो कि वहाँ का सही शब्दों में कहें पुलिस अधिकारी था, तो कोई कैनेडी गया था किंग्सफोर्ड से मिलने। तो किंग्सफोर्ड बाहर ना आके वो तीनों ही बैठ कर जा रहे थे, और क्रांतिकारियों को लगा कि शायद इसमें किंग्सफोर्ड है। उनका उद्देश्य कैनेडी को मारना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कौन है, क्योंकि वो बग्घी जो थी वो किंग्सफोर्ड की थी, और जब वो चली तो बम फेंक कर उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और जब पता चलता है किंग्सफोर्ड को कि मुझे टारगेट करके मारा गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी ने डर के मारे, या डर के मारे क्या कि हम ब्रिटिशर्स के हाथ ना मारे जाएँ, डर शब्द तो गलत है, उनकी गोली से मारने से अच्छा अपने से मार लिया। तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। दूसरा, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दे दी जाती। सोचने वाली बात है, मात्र 15 वर्ष की हैं किताब 18 वर्ष से लिखा मिलता, कहीं 15 वर्ष, परेशान मत होइए। 15 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस की फांसी देकर हत्या मृत्यु को दे दी जाती। पूरे युग में मैं बात कर रहा हूँ 1857 से लेकर 1947 तक, पूरे इस दौरान सबसे कम उम्र का व्यक्ति अगर कोई फांसी पाया था तो वो थे खुदीराम बोस। तो पूरे हिस्ट्री में याद रखिएगा, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। और क्यों? क्योंकि किंग्सफोर्ड पर उन्होंने बम फेंका था। ठीक। अब इनकी मृत्यु होने के बाद, ध्यान सुनिएगा, कैनेडी की मृत्यु होने के बाद अब ब्रिटिशर्स अब एक जागरूक हो गए और उन्होंने रचना रची कि कैसे इन क्रांतिकारी गतिविधियों को बंद किया जाए। तो 1908 में ब्रिटिशर्स ने एक रचना रची। अभी तो हमने रची थी ना कि कैसे किंग्सफोर्ड की हत्या करी जाए। अब ब्रिटिशर्स ने एक रचना रची, क्या कि अरविंद घोष और वरिंद्र घोष जो युगांतर चला रहे थे ना, इनके ऊपर अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा चला दिया। मैंने आपसे पहले कहा था रचना रच रहे, वास्तविकता कुछ नहीं। उनके ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया, क्या आप अवैध शस्त्र रखते हो और इस अवैध शस्त्रों का आयात निर्यात करते हो। देखिए, ये आरोप तो सत्य था। अगर ये आरोप सत्य नहीं था तो अलीपुर में एक ही घर में इतने असलहा मिलना संभव नहीं था। ये सत्य था। हाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन आपका ही घर का व्यक्ति सूचना दे वहाँ कि वहाँ सामान रखा या वहाँ असलहे रखें, कितनी गलत बात। और ये सारे काम कौन कर रहा? नरेंद्र गोसाई, जो खुफिया रूप से जानकारी दे रहा था सब। और जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, किसको? वरिंद्र घोष को और अरविंद घोष को, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये उनके अगेंस्ट गवाही, यानी सरकारी गवाह बन जाता है। पेपर में बहुत बार आ चुका है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? तो नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह के रूप में बना था। लेकिन जब इसकी जानकारी सामान्य लोगों को होती, ध्यान सुनिएगा, तो एक व्यक्ति समाज में जानकर युद्ध लड़ाई झगड़ा करता है। उसका नाम था क्या? कन्हई लाल दत्त। ये पहले किसी से जान के ब्रिटिशर्स से भिड़ जाता। ब्रिटिशर्स को मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रिटिशर्स को कोई मारेगा तो उसे हम जेल भेजेंगे, लेकिन अगर कोई इंडियन मारता, चाहे भले वो पदाधिकारी किसी पद पर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने जानकर एक ब्रिटिशर्स को थप्पड़ मारा, और थप्पड़ नहीं, अभद्रता करी उसके साथ, ताकि मुझे जेल भेज दो।
और जब जेल भेजा गया तो इसी कन्हई लाल दत्त ने गोसाईनाथ नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी ताकि ये गवाही ही ना देने पाए। समझ लीजिए कि मेरी बात को। इस प्रकार अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष और वरिंद घोष को कैद कर लिया गया। अगेंस्ट में सरकारी गवाह कौन बना? नरेंद्र गोसाई, जिसकी कन्हई लाल दत्त ने हत्या कर दी। अभी तक रुके रहेगा। वरिंद घोष को आजीवन कारावास दिया जाता है और अरविंद घोष को रिहा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ खड़े हो जाते हैं चित्तरंजन दास और इनकी वकालत करते हैं, बहुत दम से अपनी बात रखते हैं और अरविंद घोष को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद अरविंद घोष हमेशा के लिए सक्रिय राजनीति से हट जाते हैं और वो ओरी वाले स्थान, आपको अच्छे से पता है, ओरी वाले स्थान पर जाकर अपना पूरी तरह से राजनीतिक जीवन छोड़कर एकांत में जीवन यापन शुरू कर देते हैं। ये यूँ कहें कि ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। ये कारण था अरविंद घोष की हटने का। तो ये कहानी थी अलीपुर षड्यंत्र केस की। आगे ध्यान रखिएगा, एक षड्यंत्र होता है 1910 में, 1908, 1909 में मार्ले मिंटो, 1910 में शमसुल आलम जो कि वहाँ का डीएसपी था, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का डीएसपी था, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसकी हत्या जतीन्द्र नाथ द्वारा करी गई थी, जिनको बाघा जतिन कहा जाता था। इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी और इस केस में जतिन दास को फांसी की सज़ा की सुनाएगी। जतिन दास, जिन्हें बाघा जतिन कहा जाता था, उन्होंने पहले तो इसकी हत्या करी थी, सही है, हत्या करी, इस पर केस चला और वहाँ से भाग खड़े हुए। और बालासोर में 1911 में, ध्यान रखिएगा, बालासोर में पुलिस से मुठभेड़ होती है और वहाँ पर बाघा जतिन, अच्छा इन्हें बाघा जतिन क्यों कहते हैं समझ लीजिएगा। बाघा जतिन इसलिए कहा जाता था इनको कि अगर ये किसी स्थान पर हैं और ब्रिटिशर्स को पता भी चल जाए तो अकेला बंदा 100 के बराबर होता था, लेकिन पकड़ नहीं पाते थे। बाघ चीता जैसी इनकी स्फूर्ति थी और वहाँ से निकल जाते थे, पहला। दूसरा, इनके स्थानीय क्षेत्र का नाम बाघा था, इसलिए इनको बाघा जतिन कहा जाता था। तो इतना तेज तर्रार आदमी था जिसकी बालासोर में उन्होंने मुठभेड़ में क्या, उन्होंने चारों ओर से घेर के उनकी हत्या कर दी। तो ये कहानी कहलाती है हावड़ा षड्यंत्र की, जिसमें शमसुल आलम की हत्या का केस चलता है जतिन नाथ पर। और जतिन नाथ, जिन्हें बाघा जतिन कहते हैं, उनकी बालासोर में पुलिस मुठभेड़ में क्या कर दी जाती, हत्या कर दी जाती है। ध्यान से सुनिए। 1911 में जास पंचम आते हैं, आप अच्छे से पता है, उनकी पत्नी आती मैरी और उनकी याद में, उनके सम्मान में दिल्ली को दुल्हन जैसा सजाया जाता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब होता क्या है, 1912 में जब राजधानी परिवर्तन होता, दो चीज़ें की गई थी, आपको अच्छे से पता है। एक तो राजधानी लाई गई थी, कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली, और दूसरा काम किया गया था कि जो 1905 में बंगाल विभाजन था उसको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो हार्डिंग द्वितीय उस समय शासक था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका जाता है और बम फेंकने के कारण एक केस चलाया जाता है जिसे दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है, दिल्ली बमकांड कहा जाता है। हार्डिंग पर हमला किया था मनमथ नाथ और आनंद विश्वास से। मनमथ विश्वास और, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, मनमथ विश्वास और आनंद विश्वास, ये दोनों सगे भाई हैं। इन लोगों ने हार्डिंग पर बम फेंका था और उन्हें जताया था कि हम तुम्हारी किसी बात को मानने वाले नहीं हैं, तुम खुद जास पंचम और मैरी की वो कर लो, तुम्हारी वास्तविकता हम जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे बातों में आने वाले नहीं हैं। इसी को 1912 में दिल्ली बमकांड कहा जाता है। और आप अच्छे जानते हैं बमकांड क्यों हुआ था, क्योंकि दिल्ली परिवर्तन नहीं, लोगों में आक्रोश था। किस बात को लेकर, कि आप 1905 में बंगाल विभाजन करके भारत को टुकड़ों में बांटना चाह रहे थे। इस प्रकार 1912 में घटना होती। 1913 शांति काल का समय था, क्योंकि इस समय गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग अलग अलग काम कर रहे थे। 1914 में दिल्ली षड्यंत्र होता है और माना जाता है